उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था जैसे कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उसके बाद उनके द्वारा इंडिया के अंतर्गत शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने लगे। और ये जो कदम उठाए गए थे वे एक्ट्स के माध्यम से उठाने लगे। तो इन एक्ट्स के माध्यम से उनके द्वारा एक शासन व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इन एक्ट्स को हमें सबसे पहले समझना होगा और इन एक्ट्स के माध्यम से ही उसी से ही हमें आज के शासन व्यवस्था को भी समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वह इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, वह रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पारित किया गया था। ये एक फर्स्ट स्टेप थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसके माध्यम से उनके द्वारा कंट्रोल और जो रेगुलेशंस थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंतर्गत जो आई थी, तो उसके द्वारा जो भी अफेयर्स इंडिया में किए जा रहे थे उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। इसके साथ ही इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से इसने फाउंडेशन रखी इंडिया में जो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए। तो यह एक फर्स्ट स्टेप हमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के रूप में देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसमें कुछ डेजिग्नेशन को भी चेंज किया गया, जैसे कि पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाएगा। और अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके साथ ही जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, तो उसके माध्यम से कैलकाटा के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वह 1774 में की गई थी, जिसको जो ओरिजिनल और जो अपीलेट जो जुरिसडिक्शन थे यानी कि आरंभिक और जो अपीलीय क्षेत्राधिकार थे वह इस सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जजेस की संख्या के बारे में, तो एक इसके अंतर्गत चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस इसके अंतर्गत शामिल थे। तो ये जो उसका एक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या हमें देखने को मिली। इसके साथ ही अगर हम बात करें 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी। एक प्रेसिडेंसी थी इसके अंतर्गत बंगाल, दूसरी प्रेसिडेंसी थी इसके अंतर्गत बॉम्बे और तीसरी प्रेसिडेंसी थी इसके अंतर्गत मद्रास। अगर हम बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी की थी, तो इस बंगाल प्रेसिडेंसी की सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। ये जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, तो ये सब ऑर्डिनेट बन गई थी बंगाल की प्रेसिडेंसी के। तो ये इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ये सारे प्रावधान किए गए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमें देखने को मिलता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इसलिए लाया गया था क्योंकि जो भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंतर्गत रह गई थी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया। अगर हम बात करें इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की, तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेटरी एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, तो इसने एग्जेम्प्ट कर दिया गया था जो भी गवर्नर जनरल हैं और उनकी जो काउंसिल थी, उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंतर्गत जो भी उनके द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, जो भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन था उससे इनको दूर कर दिया गया। इसके साथ ही इनको यानी कि उनको एग्जेम्प्ट इसके थ्रू कर दिया गया। इसके साथ ही इनके द्वारा एक्सक्लूड कर दिया गया जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं और जो भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से संबंधित जो भी इसके अंतर्गत मैटर आते हैं, उससे अराइज होते हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से इसके अंतर्गत एक्सक्लूड कर दिया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो जुरिसडिक्शन था ऑल द जो इनहेबिटेंट थे कैलकाटा के, तो उनके ऊपर इसको लागू कर दिया गया। और जो भी इसके अंतर्गत जो पर्सनल लॉ थे जैसे कि हिंदू लॉ था और जो मोमडन लॉ था यानी कि शरीयत एक्ट, तो उनको भी इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जुरिसडिक्शन के अंतर्गत ये लाए गए। यानी कि इनके जो लॉ थे मोमडन लॉ और हिंदू लॉ, तो उनके अकॉर्डिंगली ही सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत डिसीजन दे सकता है। इसके साथ ही इसमें जो अपील थी प्रोविंशियल कोर्ट की, वह इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई। यानी कि जो प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील होगी वह सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं जाएगी, बल्कि ये जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी वह इसके अंतर्गत रेगुलेशंस बना सकती थी फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स और जो भी इनकी जो काउंसिल्स थी उनके लिए। तो ये जो अमेंडिंग एक्ट लाया गया था 1781 के अंतर्गत, तो जो भी 1773 में जो भी कमियां रह गई थी, इस अमेंडिंग एक्ट 1781 के माध्यम से पूरी की गई।